नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि एच। मेरे साथ हैं, जैसे आप सब देख रहे हैं, कमांडर संदीप धवन, जिनसे हम बात करेंगे ट्रंप और शी जिनपिंग की। ऑफ कोर्स एक कोशिश काफ़ी रही थी थोड़े टाइम पहले G2 बनाने की, कि आधा मैं लेता हूँ, आधा तू ले, चल तू भी खुश, मैं भी खुश, अपने पंगे दूर रखते हैं। ट्रंप ने भी कुछ ऐसी कोशिश करी बट वो भी बैकफायर हो गया। ये चक्कर क्या है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सर जी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि। लॉन्ग लॉन्ग टाइम, काफी समय बाद मिल रहे हैं एंड बढ़िया लग रहा है। आके बातचीत करते हैं, कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कुछ बताने का मौका मिलेगा। तो लेट अस स्टार्ट एंड तो आपने सही कहा कि काफी दुविधा चल रही है इस समय कि इनफैक्ट मैं कहूंगा कि केओस चल रहा है, कि समझ ही नहीं आ रहा है। और आप लोग तो डेली डाइव इन करते हो इसमें, तो जब तक आप एक चीज को पकड़ोगे दूसरी चीज निकल जाती है, और दूसरी चीज पकड़ोगे तीसरी चीज निकल जाती है। सो इट इज बिकम अ वेरी क्योटिक। एंड अभी जो 31 अक्टूबर को ये लोग मिल रहे हैं, शी जिनपिंग एंड ट्रम्प मिल रहे हैं एपेक के साइड लाइन्स पे। तो वहां पे क्या होगा, क्योंकि एक कदम आगे लेते हैं और ये एक कदम पीछे लेते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एक बुक आई थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ओके, स्टीफन कोवे ने लिखी थी। तो उसमें एक हैबिट थी कि लीडर शुड बी हाईली प्रेडिक्टेबल। तो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प में जो सबसे हाईली प्रेडिक्टेबल थिंग ये है कि वो हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। दैट इज द ओनली प्रेडिक्टेबल थिंग इन हिम। तो उनके जो आसपास जितने भी लोग होते हैं, एक अजीत का एक डायलॉग है कि रॉबर्ट इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगी, और लिक्विड इसको जिंदा नहीं रहने देगा। तो कुछ इस तरह की वर्ल्ड की जो है उन्होंने हालत इस समय कर रखी है। तो इट इज अटर केओस, लेकिन देयर इज अ मेथड, देयर इज अ मेथड इन दिस टोटल मैडनेस। और वो क्या है, वो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये कंपटीशन अभी नहीं शुरू हुआ है। अगर आप याद रखें, 2017 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, इनफैक्ट फ्रॉम यूएसए साइड जो ये कोल्ड वॉर 2 जो शुरुआत हुई है, ये ट्रंप ने ही की है। उसके पहले के जितने भी प्रेसिडेंट आए थे, काफी समय तक वो सो रहे थे, या कह लो आप कि जैसे वो एक होता है, एक सेल्फ अंदर का जो एक होता है कि अरे हम वी आर द सुपीरियर, दैट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर इतना ज्यादा था कि उनको आसपास अपने कुछ दिखता नहीं था। जैसे आप एवरेज अमेरिकन को पूछ लीजिए कि भाई कंबोडिया कहाँ है, लाओस कहाँ है, तो वो खो जाएगा, वो यूएसए के मैप में ढूंढने लग जाएगा शायद। सो दैट वाज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट टाइम। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, जो चाइनीज जो लोग, ओके, चाइनीज के जो मॉडर्न जो चाइना के जो आर्किटेक्ट हैं, डेंग शाओपिंग, जो उनके ऊपर अगर आप गौर करेंगे, और मजे की बात यह है कि डेंग शाओपिंग ना तो प्रेसिडेंट थे, और ना ही कभी वो जनरल सेक्रेटरी रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के। तो बहुत बड़ी चीज है वो। और 1989 का जो तियानमेन स्क्वायर का जो मैसेकर हुआ था, 10,000 स्टूडेंट्स मारे गए थे जिसमें, और उसके बाद इनको हर तरीके से पारिया स्टेट बना दिया गया था। उस समय डेंग शाओपिंग ने कहा था कि हमारा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन यूएसए के साथ शुरू हो चुका है। कैन यू इमेजिन, इतने समय पहले उन्होंने ये बात कही थी। और उस समय क्या हो रहा था, उस समय जो वहां के प्रेसिडेंट थे, जो सीनियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उन्होंने इसको पारिया स्टेट बनने नहीं दिया चाइना। That was one of the biggest mistakes of USA, कि उन्होंने उस समय भापा नहीं कि आपको वहां के लीडर्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, डेंग शाओपिंग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। So that was a major टर्निंग पॉइंट। और ग्रीड जो है इसमें,
एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे किसी भी देश की प्रोग्रेस के 3 मेजर पिलर्स जो होते हैं, उसमें एक है टेक्नोलॉजी, दूसरा है ट्रेड और थर्ड है मिलिट्री, और एक उसका छोटा सा एक स्तंभ। इन सब के सेंटर में होता है एक लीडर, एक कॉम्पिटिटिव लीडर, और उससे एसोसिएटेड होता है आपका अलायंसेस। तो अलायंसेस जो है इन तीनों पिलर्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन वो जो लीडर जो है वो फैसिलिटेट करता है ये 3 चीजों को, साथ साथ ही अलायंसेस को। तो यूएसए का जो पूरा कंसंट्रेशन था वो चला गया ट्रेड के ऊपर। उनको पता था कि चीन जो है बहुत ही सस्ते दाम पे और चीप लेबर के साथ उनको वो सामान दे सकता है जो कि वो घर पे हो सकता है 4 या 5 गुना टाइम प्रोड्यूस करे। So that was a major turning point. And the second major turning point was जब शी जिनपिंग का उजागर हुआ 2012 में। अब 2012 में कौन थे वहां के प्रेसिडेंट? वहां के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट ओबामा। आते ही शी जिनपिंग ने आर्टिफिशियल जो आइलैंड्स हैं वहां पे साउथ चाइना सी में, उनका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। मेजर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है 2012 से 2014 के बीच में हुआ है। और ओबामा ने क्या किया था? जिंच, जीरो, हेंगा, बिल्कुल कुछ कुछ नहीं किया। एक क्या किया उन्होंने कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, दिस दैट, हम वी कंडेम दिस दैट, बस खत्म। उसके बाद वहां पे रनवे बन गए, वहां पे मिलिट्री बेसिस बन गए, वहां पे रेडार एंड हर तरह की फैसिलिटी आ गई, वहां पे उनके सोल्जर्स पोजीशन हो गए। तो दैट दीज आर द मेजर टर्निंग पॉइंट्स। और यूएसए जो था सोता रहा, क्योंकि 80s और 90s में यूएसए के बल पर, यूएसए की टेक्नोलॉजी के बल पर, यूएसए के पैसे के इन्वेस्टमेंट के बल पर जो है चीन आज की स्थिति में पहुंचा है, जो कि एक एक यू कैन से कि काफी ज्यादा जो है गरीबी से ऊपर उठ के आया है और अमीर बना है। 2001 तक बाय द वे पर कैपिटा इनकम जो थी इनकी वो भारत के बराबर थी। उसके बाद जो है रॉकेट की तरह उठा है, क्योंकि 2001 में क्लिंटन ने इनको डब्ल्यूटीओ में डाला था, और उसके बाद से जो इनकी जो गाड़ी चली है, जो बैंड वैगन स्टार्टेड, वो आज तक नहीं रुकी है। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है। ये 1, 2 या 5 साल की बात नहीं होती है, ये कई दशकों की बात होती है, जिससे आप आपके जो लीडर्स हैं जिन्होंने मिस्टेक्स की हैं, उसका आपको कई बार 50 साल बाद और 100 साल बाद भी आपको देखने को मिलता है। तो ये जैसे आप वर्ल्ड वॉर 2 की बात ले लीजिए या वर्ल्ड वॉर 1 की बात लीजिए। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 3 वहां पे किंग्स या कह लीजिए या डायनेस्टीज कह लीजिए थी यूरोप में, उनको वर्साई की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उनको खारिज कर दिया गया, और दैट उसने रेज किया हिटलर को, और जो उसने वो जो बियर कैफे में जाके जो पुश किया था, और उसके बाद से वो कभी रुका नहीं। तो अगर याद रखिए कि यूएसए का भी ये हमेशा से चाल चलन रहा है, और बाकी जो बड़ी जो पावर्स हैं इनका चाल चलन रहा है कि आप अगर किसी देश की लीडरशिप को निकाल दें, ओके, लीडरशिप कुड भी, एक लीडरशिप जो होती है वो बहुत स्टेबिलिटी का काम करती है, क्योंकि ऑर्डर जो है किसी भी देश में अगर नहीं है तो वो ऑर्डर कहां से आता है? वो लीडरशिप से आता है, और लीडरशिप नहीं है तो ऑर्डर भी नहीं है, और वो पूरा रीजन जो है वो केओस में डिसेंड कर जाता है। तो वही हुआ यूरोप में, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और वही हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। सर ये जो अभी ये सो कॉल्ड रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो कॉल्ड कि नहीं यार, थोड़ा-सा अभी हम थोड़ा आई हैव टू मीट चाइना, दिस दैट, एंड चाइना की तरफ उसने 2-3 इंटरेस्टिंग मूव्स करी हैं। एक तरफ अगर आप देखो सेंट्रल एशिया और इस रीजन के अंदर अग्रेसिवली इनवर्ट घुस रहा है, म्यांमार में इनवर्ट घुस रहा है, पाकिस्तान में चाइना का वो पूरा कर रहा है। बट साउथ चाइना सी के अंदर ताइवान का $400 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दिया। यस, यस, ताइवान के बंदों को मिलने नहीं दे रहा। सो देयर इज अ डाइकोटोमी। लोग अभी तक जो चीज रहा है अमेरिकन्स का, देव लेफ्ट द एशिया एरिया असाइड एंड देव हिट साउथ चाइना सी ज्यादातर।
ये साउथ Yes. चाइना सी को साइड छोड़ रहा है और एशिया के पीछे पड़ा हुआ है। राइट नाउ इफ यू नोटिस ही इज गेटिंग इनटू बांग्लादेश, ही इज गेटिंग इनटू पाकिस्तान, एज़ आई वाज़ सेइंग, हर जगह ही इज ट्राइंग टू डैमेज द चाइनीज इंटरेस्ट। एंड यहाँ तक कि अगर आप देखो, दीस बगर्स हैव लैंडेड अप, कल के अगर ट्वीट, कल परसों के ट्वीट देखो अगर आप ट्रम्प के, दीस बगर्स हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, $4 बिलियन की वहाँ डील करी, कोई 8 बोइंग की वहाँ डील करी। ये घुस रहे हैं। याद है आपको लास्ट टाइम मैंने जब बात की थी आपके साथ वो थाईलैंड और कंबोडिया के बारे में, उस समय मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट एक्शन जो शुरू होगा वो सेंट्रल एशिया में शुरू होगा, ओके, और वही शुरू हो रहा है। तो एक इनफैक्ट 5 साल पहले मैंने एक काम करना शुरू किया था एक थ्योरी पे, और उसको मैंने का नाम दिया था रिंग ऑफ क्राइसिस जोन और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, ओके, रिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स एंड रिंग ऑफ डेट। तो थैंक्स टू गूगल की ये अगर आप गूगल करेंगे तो इट क्रेडिट्स मी विद दैट कि ये जो थ्योरी जो है ये मैंने दी है। और इसके ऊपर मैंने आर्टिकल्स लिखे थे और कई बातचीत भी की थी, यूट्यूब चैनल्स पे पॉडकास्ट भी हुए थे। तो अगर आप उस थ्योरी को देखो, अगर आप और उसके साथ अगर आप आगे बढ़े, यू विल फाइंड कि बिल्कुल वैसे ही बैठती है। तो अगर आपके पास एक मेजर कंट्री है, लेट्स से इंडिया, भारत है, और उसके चारों तरफ छोटी छोटी पावर्स हैं, तो आप इंडिया के लिए एक अलग थ्योरी लगाएंगे और उसके चारों तरफ जो कंट्रीज हैं छोटे छोटे, उनके लिए एक अलग थ्योरी लगाएंगे। तो उसमें फेजेस में मैंने उसको बताया, एक्सप्लेन किया था कि कैसे मैस्क्वेड रिंग अगर आप छुपा के जो भारत के साथ आप करोगे, कि बड़ी चालाकी के साथ आप कहोगे अरे बेटा आ जाओ, ये लो, ये मिठाई लो, ये लड्डू लो, ये खाओ, वो खाओ, लेकिन पीछे आप उसका गड्ढा खोदते जाएंगे। दैट इज कॉल्ड मैस्क्वेडिंग। क्या आप प्लानिंग करते जाएंगे, आप सब कुछ करते जाएंगे। नेक्स्ट फेज कम्स इज, उसको कहते हैं अटर क्योस फेज। अटर क्रॉस फेज मतलब कि जैसे हमने देखा सीए के डेमोन्स्ट्रेशंस हमने देखे, फार्मर्स प्रोटेस्ट हमने देखे, हमने दिल्ली राइट्स हमने देखी, और वेरियस काइंड ऑफ थिंग। इनफैक्ट कांग्रेस के समय में भी जो दिल्ली में जो प्रदर्शन हुए थे, जो एक वहां पे बहुत जघन्य कार्य हुआ था, उसके जो प्रोडक्शन वहां पे पूरा दिल्ली जो था एकदम से बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गया था, ओके। जो एक बस में जो एक कांड हुआ था, जो आपको अगर याद हो, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। तो ये कार्यक्रम चलते रहते हैं और नेक्स्ट फेज आता है, वो है सबजुगेशन फेज, मतलब कि आप दबा दें उस कंट्री को। तो हम जो है वो अटर क्योस फेज से निकल रहे हैं, या अभी भी चल रहा है, क्योंकि 2 फेजेस कंटिन्यूअसली चल सकते हैं। और इस समय जो है सबजुगेशन, मतलब आपको कंप्लीट कंट्रोल में लिया जाए, उस फेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अगर आप गौर करें, उसी कारण से जो भारत की जो यूएसए के साथ जो चीजें शुरू हुई हैं, और इसके पहले चाइना के साथ जो हुई थी, ये इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करती हैं। अगर आप भारत के चारों तरफ के जो देश हैं उनको ले लें अगर आप, तो उसमें एक इनिशियल फेज होता है चार्म फेज, क्योंकि आपको उन सब जगहों को एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाना है, सो दैट जो सेंट्रल जो कंट्री है ये कंप्लीटली प्रेशराइज हो जाए। क्योंकि अगर आपके घर के चारों तरफ आग लगी है, तो आप अपने घर के अंदर शांतिपूर्वक नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी आग लगी हुई है, जो कि मैंने कहा था अटर क्योस। उसमें आप ऑपोजिशन लीडर्स को, आप ऐसे पीपल जो हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, या गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते हैं, या किसी भी कीमत पे वो पावर को पाना चाहते हैं, उनको आप लेके आएंगे। आप अगर इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर व्हेन 2024 के इलेक्शंस के दौरान यहाँ पे जो एक उनके साउथ एशिया के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वो भारत का दौरा करने आए थे, और वो दिल्ली में नहीं उतरे थे, मिस्टर लू, ओके, एंड ही केम डायरेक्टली टू चेन्नई। He met the party there because उनको पता था कि यहाँ पे बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता है। Then he met चंद्रबाबू नायडू and few other people। तो ये कैसे
उसके साथ ही जो यहाँ की इनकी जो एम्बेसी की जो एक रिप्रेजेंटेटिव थी वो भी मिली हैं ऑपोजिशन पार्टीज को इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन। तो दीज आर द इंडिकेशन, दीज ये सब चीजें आपको बताती हैं कि क्या चल रहा है। अब भारत के चारों तरफ अगर आप देख लीजिए तो चार्म फेज में आपको वो एड देंगे, आपको हर तरह की सहूलियत देंगे। फिर आ जाएगा डेट एंड डिपेंडेंस फेज, जो कि चाइना ने भी किया और यूएसए ने भी किया, आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया। और फिर आता है ट्रांजिशन फेज, और जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। हमने देखा श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और नेपाल में। म्यांमार का तो आप कुछ हाल कह ही नहीं सकते हैं, और मालदीव्स में भी वही सेम ट्रांजिशन आया। और तो भारत को कंटिन्यूअसली अंडर प्रेशर रखा गया है। और यही आप देख लीजिए, अगर यूएसए की तरफ से आप एक्शन देखें तो वही अब वो कार्यक्रम शुरू करेगा चीन के लिए। ये सब जितनी भी चीजें चल रही हैं, मिल लेते हैं, ये कर लेते हैं, क्योंकि चीन के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है यूएसए की। तो उसको जब तक वो अपनी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी क्रिएट करता है उन सब चीजों के लिए, तब तक उसको ये थॉ बना के रखना पड़ेगा, एक कूल डाउन करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल कूल डाउन होके खत्म होके फिर दोस्ती यारी में बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो इट इज लाइक डिलेइंग टैक्टिक्स, आप डिले कर रहे हैं थोड़े समय के लिए। और बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है यूएसए की और वेस्टर्न कंट्रीज की चीन के ऊपर। और उसी कारण अगर आप देख लीजिए तो उनका जो ट्रेड डेफिसिट है 582 बिलियन का ट्रेड है यूएसए के साथ, जो इनका बायलैटरल ट्रेड है चाइना का, उसमें 439 जो बिलियन है वो चाइना सप्लाई करता है, और केवल 143 जो है वो यूएसए सप्लाई करता है। तो दैट्स अ ह्यूज ह्यूज गैप। इसी तरह से अगर आप ईयू को लेंगे तो उनका 786 बिलियन के आसपास है कुछ, और चाइना उसमें 516, और ईयू जो है 269 सप्लाई करता है। तो ह्यूज गैप है। क्यों गैप है? गैप इसीलिए, भारत के साथ भी इसीलिए गैप है। भारत का अगर लें तो 133 134 सॉरी 128 बिलियन के आसपास आता है, उसमें 113 तो चीन सप्लाई कर रहा है। तो ये डिपेंडेंस जो है बहुत भयंकर बन गई है। और अगर आप इंडिविजुअल चीजों को लेने लगे, जैसे ग्रेफाइट है, 90% ऑफ द ग्रेफाइट इज कंट्रोल्ड बाय चाइना, जो कि बैटरी में काम आता है। फिर मैग्नीशियम जो वेपन्स और इन सब में काम आता है, तो वो भी 90% है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा बातें की हैं, मैंने पॉडकास्ट भी किए हैं, आर्टिकल्स भी लिखे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि F-35 में 400 केजी रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं? उतने रिक्वायरमेंट है उसकी वेपन सिस्टम्स एंड हर तरह की चीजों में, यहां तक कि डिस्प्ले तक में। तो 70%, अभी कुछ कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंस कम हो गई है यूएसए की, 70% चला गया है। पहले 85 to 90% होता था डिपेंडेंस। तो प्रोसेसिंग तो इनफैक्ट अभी भी 90% है चीन के पास, प्रोडक्शन नहीं है 90%। सो दैट इज द काइंड ऑफ डिपेंडेंस उनका है। फिर अगर आप दवाइयों की बात ले लें, जो जेनरिक मेडिसिन होती है, 80% ऑफ द एपीआई, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो भारत चाइना से लेता है। और चाइना जो है 50% ऑफ जेनरिक मेडिसिन जो है वो यूएसए को सप्लाई करता है। तो पूरे एक सप्लाई चेन को चाइना ब्लॉक कर सकता है जस्ट बाय स्टॉपिंग वो एपीआईज। तो भारत में इतना प्रोडक्शन नहीं है। फिर विटामिन, पूरा यूएसए जो है विटामिन के ऊपर जिंदा है, और 33% जो है उनके विटामिन जो है वो चीन सप्लाई करता है। पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो इन्होंने इनका गैलियम, एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, गैलियम बंद कर दिया था, जो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, रेडार सिस्टम्स, हर तरह के सिस्टम में यूज होता है। फिर जर्मेनियम जो है, जो हर तरह की इमेजिंग में यूज होता है, जैसे सैटेलाइट इमेजिंग हो गई, नाइट विजन हो गया, उसको उन्होंने बंद कर दिया था। 2010 में सेम कहानी इन्होंने की थी जापान के साथ, जब जापान ने
इनके साथ कुछ लड़ाई की थी वो सेंकाकू आइलैंड्स पे, तो इन्होंने उनका बंद कर दिया था। तो डिपेंडेंस इतनी ज्यादा है कि इनके पास कोई चारा नहीं है कि आप जाके उसका एक डिले करें, कैपेसिटी बढ़ाएं, क्योंकि यूएसए के पास एक ही है, उसको सम क्या हिल कहते हैं, उसका मैं नाम भूल रहा हूं, वहां पे इनका प्रोडक्शन लाइन है, लेकिन वो उन्होंने काफी समय तक बंद कर रखी थी। तो वो उसको चालू करेंगे, दूसरी जगह से शुरू करेंगे। दैट इज व्हाई, लाइक आपने नाम लिया ना म्यांमार का, तो म्यांमार में चीन इसीलिए दनादन वहां पे इतनी तबाही कर दी उन्होंने एनवायरमेंटली, बिकॉज वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हर तरीके से निकाल निकाल के वहां से लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इवेंचुअली कुछ ना कुछ ऐसा खतरनाक होएगा जिसमें यूएसए वहां घुस जाएगा। तो दो कारण है म्यांमार में, एक तो रेयर अर्थ एलिमेंट, और जो यूनान जो है चीन का, जो सदर्न प्रोविंस है इनका, उससे बॉर्डर लगता है। तो अगर आपको कभी एंट्री चाहिए चाइना में, तो आपको यूनान से मिलेगी और वो आपको म्यांमार से मिलेगी। ये डिपेंडेंस जो है इतनी भयंकर है कि इनके पास कोई चारा नहीं है इस समय। बहुत इन्होंने कोशिश कर ली, और जिस तरह से हर तीसरे दिन ट्रंप साहब एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि मेजर अनाउंसमेंट, मेजर डील, मेजर दैट, और उसके बाद कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जो गर्दन है आपकी वो पकड़ रखी है चीन ने। तो हर देश को इसे सीख लेनी चाहिए। एक तो है आपके पास ऐसा आइटम होना चाहिए जिसके लिए दूसरा देश जो है तड़प जाए, आपको कहे कि भैया ये हमारे को चाहिए ही चाहिए। तो भारत को भी सोचना चाहिए कि हम क्या दे सकते हैं दूसरे देश को। तो क्योंकि जो हमारे सप्लाई जो है वो बहुत सारे दूसरे देश भी दे सकते हैं, लेकिन ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स और इस तरह की क्रिटिकल चीजें जो कि वहां की मिलिट्री को बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पिला देंगी। वहां की जो इनफैक्ट 99% जो रेडीमेड इनका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो भी चाइना सप्लाई कर रहा है यूएसए का। कैन यू इमेजिन, 99% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उस पे मेजर सप्लाई चाइना से है। तो इस तरह से डिपेंडेंसेस टू मच किए उसको रोक ही नहीं सकते। तो दैट इज अ मेजर मेजर प्रॉब्लम। सर वो तो है। नाउ ये अमेरिका इज गोना रिड्यूस हिज रेयर अर्थ, धीरे धीरे करके कर रहा है। विद इन 3-4 मंथ्स ओनली उसने 10% कम कर दिया है, तो इट्स नॉट फार अवे। अमेरिका वो हुक निकालने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज दैट इज द वन दैट कैन क्रिपल हिम। बाकी तो मेडिसिन इधर से आ जाएगा, उधर से आ जाएगा, वो उसको पता है। तो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक ये लटका के रखेंगे एक दूसरे को? बिकॉज चाइना ने एक गलती कर दी यहाँ पर, एंड आई फाइंड दैट टू बी अ ब्लंडर। China talks about weaponization by US, but it weaponized its own self. Now, India almost 30% dependency हमारी कम हो चुकी है on rare earth on China. In the past 2 months, we've reduced. पेरू के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गए हैं, ये हो गया है। तो चाइना played its card very wrongly, I think. And I've been kind of a critic of China for this कि यार they shouldn't have done this. And that's why मैं हमेशा ये बोलता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिटेलिएशन नहीं करना चाहिए। डोंट पुट टैरिफ्स ऑन अमेरिका, नॉट बिकॉज देन यू आर प्लेइंग इन हिज गेम। चाइना ने वो गलती कर दी मेरे हिसाब से। व्हाट डू यू थिंक? तो इनफैक्ट आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी लाइन पे ही जा रही है मेरे ख्याल से। बहुत ही, अगर आप पूरा हिस्ट्री देखें इस टैरिफ की, तो उसमें बहुत ही मेजर जो हमारे स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा हमने पब्लिकली आके अपना गुस्सा रोष नहीं दिखाया कि जैसे वो ट्रम्प और उसका एडमिनिस्ट्रेशन दिखाता है। वो मतलब इट इज वो एकदम मैडनेस को टच करने लग जाते हैं, जो उनका जो गुस्सा होता है पब्लिकली आके दिखाना। सो दैट इज नॉट अ गुड डिप्लोमेसी। आप दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे क्या बातें कर रहे हैं, कितना गुस्सा दिखा रहे हैं। लेकिन और यही गलती इनफैक्ट चीन भी करता है, जो उनके जो वॉल्फ वॉरियर्स, जो उनके डिप्लोमैट्स हैं, ये पब्लिकली एकदम चिल्लाने लग जाएंगे। उनका जो एक यूएसए के साथ बहुत फेमस अलास्का में एक मीटिंग हुई थी, उसमें आके पब्लिकली वो चिल्लाने लग गया, वो थ्रेटन करने लग गया उनका डिप्लोमैट। सो दोस थिंग्स डोंट वर्क। वो आप चिल्ला के जो भी कर ले, हो सकता है छोटा मोटा कंट्री कोई मालदीव वगैरह डर जाएगा, लेकिन
अगर आप इफ यू डीलिंग विद बिग कंट्री तो कोई डरता नहीं है। तो बिल्कुल सही बात की आपने कि भारत को रिटेलिएट नहीं करना चाहिए और नहीं किया हमने, हम दूसरे रास्ते ढूंढने लग गए। सो दैट वाज वेरी क्लासिक मूव विदाउट गोइंग ओवरबोर्ड। अब जैसे आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात लीजिए, तो आप एससीओ की मीटिंग में गए, लेकिन आप उनकी जो मिलिट्री परेड थी जहां पे हर चम्मच और स्पून खड़ा हुआ था, वहां पे भारतीय प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो वहां पे पाकिस्तान के पहुंचे हुए थे, वहां के और नॉर्थ कोरिया के पहुंचे हुए थे, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर वहां पे नहीं थे। तो ये एक बहुत सोची समझी और सुलझी हुई एक जो हमारी चाल है और कह लीजिए या एक स्ट्रेटेजी है, वो उस पे काम कर रहे हैं। अब चीन के ऊपर क्या यूएसए क्या करना चाह रहा है और उसके अराउंड क्या करना चाह रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। एक तो इन्होंने क्या किया है कि तीन इन्होंने अपने एम्स बनाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करिए क्रिटिकल एरियाज में, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं दीजिए उनको, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर आप गौर करें तो इसमें भी अगेन यूएसए की ही गलती है। फिर आपको मैं ले जाता हूँ हिस्ट्री में थोड़ा सा पहले। किसी भी चीज को सर आज अगर आप वेपनाइज करोगे, देखो इन हाँ, गधों ने एक मिस्टेक करी है। यू मेड अ हम्म, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है, या फैंटास्टिक, सैल्यूट, बढ़िया है। But you morons, you don't realize globalize means there are multiple sources of the same thing. And या you ensured और that. समटाइम्स थोड़े समय के लिए शॉर्टेज रहेगी, जैसे चाइना ने किया उसको, और Exactly. थोड़े समय के लिए हाँ गलत आया। और इसमें अगर आप फिर से वापस जाएंगे 2001 के आसपास, ओके, तो टेक्नोलॉजी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप भारत की हिस्ट्री में भी जाएंगे तो 3rd BC से 12th AD तक भारत जो था टेक्नोलॉजी का सुपर पावर था, ओके। जितनी भी, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, मेटलर्जी हो, किसी भी तरह की चीज, इनफैक्ट एक होता है डेमेस्कस ब्लेड, ओके, बहुत फेमस है, एक सोर्ड होती है ये। और उस समय के जमाने में आज से 1000 साल पहले, 100 साल पहले, मतलब 500 साल पहले, उसका जो कट होता था उसको कहते थे डोमेस्कस ब्लेड्स कट, वो माना हुआ था। और उसको किसने बनाया था, वो डेमेस्कस का नाम तो आ गया, लेकिन दैट मेटलर्जी वो जो थी वो भारत की थी। तो इसी तरह से बहुत सारे जो भारत के आविष्कार थे जो उस समय की साइंस और टेक्नोलॉजी, क्योंकि बिजनेस जो है, ट्रेड जो है, प्रोडक्शन जो है, वो डिपेंड करता है साइंस और टेक्नोलॉजी पे। और ये दैट इज वाई ये तीन एक स्तंभ हैं, एक पिलर्स हैं यहाँ पे, और उसमें भारत जहां पे चूक खा गया था वो थी मिलिट्री। दैट इज वाई भारत जो था टिल 18th सेंचुरी, 1800 तक, जो भारत जो था वर्ल्ड का लीडिंग जीडीपी में इसका नाम आता था, लीडिंग इकोनॉमी थी इसकी। केवल एक 1500 में डिप आया था जब चीन ने भारत को क्रॉस किया था जीडीपी में। उसके अलावा पूरा थ्रू आउट। और क्यों था ये, क्योंकि भारत जो था साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी आगे था और उसी से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। नाउ फास्ट फॉरवर्ड 2003 टू 2007, एक है ASPI, ओके, एक इंस्टीट्यूट है। तो उसने वो गौर करते रहते हैं इन सब चीजों पे, तो उन्होंने 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो हैं उनके ऊपर वो काफी समय से गौर करते रहे हैं। और 2003 टू 2007 यूएसए जो था आउट ऑफ 64, 60 में लीडिंग था, ओके। चीन केवल 3 में था। फास्ट फॉरवर्ड 2024 की जो लिस्ट आई है, पिछले 5 सालों के ऊपर उन्होंने गौर किया, उसके 2019 टू 24, उसमें 57 में चीन लीडिंग है और केवल 7 में यूएसए लीडिंग है। तो ये आपने एक उनके हाथ में एक प्लेटर, जो आपकी ग्रीड थी, ओके, जो बिजनेस के लिए जो ग्रीड थी, चीप प्रोडक्ट के लिए जो ग्रीड थी,
वो आपने उनको हैंडओवर जो टेक्नोलॉजी की है विदाउट थिंकिंग, तो दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर व्हाटसोएवर, जो जो भी कहना चाहें उसको। भारत का भी इसमें काफी अच्छा योगदान रहा है। ओके, इन 64 टेक्नोलॉजीज में 47 में भारत जो है टॉप 5 में आता है। ओनली प्रॉब्लम है कि जो भारत अगर नंबर 5 पे है, इनफैक्ट काफी लार्ज नंबर में तो नंबर 3 पे भी है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड 3 जो है वो बहुत बड़ा है। ऑलमोस्ट 60 to 70% का डिफरेंस है, इतना गैप है। तो भारत क्या कर रहा था, क्योंकि आपको मैंने बताया 2001 तक भारत और चीन की जो पर कैपिटा इनकम थी बराबर थी। तो ये किसने आगे बढ़ने दिया, क्या करने दिया? तो ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। एक दूसरी एक होती है इनोवेशन लिस्ट। ओके, विपो उसको रिलीज करता है। तो इनोवेशन, जो मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उसमें चीन आज तक कहीं नहीं था, और सीधा जंप करके पिछले 10 सालों में 37 to 10 पे पहुंच गया है। भारत ने भी अच्छी प्रोग्रेस की है। ओके, 66 से हम 38 पे पहुंच गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गैप है। तो आप देख लीजिए कि चीन जो है इस समय बहुत तेजी से इन दोनों कैटेगरीज में आगे बढ़ रहा है, और उसके अलग अलग आयाम होते हैं, पहलू होते हैं कि कौन कौन सी चीज किस चीज पे डिपेंड करती है। तो ये आप इस समय आपके हाथ में, जो वेस्ट के हाथ में केवल क्या है, वो है सेमीकंडक्टर, दैट्स इट। और उसमें काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। तो 7 नैनो मीटर और उसके कम वाले जो सेमीकंडक्टर्स हैं, उसके ऊपर यूएसए ने बैन लगाया हुआ है उनके ऊपर कि वो वहां नहीं जाएंगे। तो 28 एंड 7 के बीच में काफी कुछ चीन अपना खुद ही बना लेता है। जो 3 नैनोमीटर है वो दैट इज द स्टैंडर्ड टुडे। और जो बाकी सब बना रहे हैं, चाहे वो ताइवान हो, चाहे साउथ कोरिया, जापान हो, 2 नैनोमीटर पे काम चल रहा है और 1 पे भी काम चल रहा है। तो ये कब तक आप उनको रोक लेंगे, आई डोंट नो। इस पे अगेन मैं फिर कहूंगा आपकी भाई सब्जेक्ट और दूसरी तरफ ले जाते हैं। लेकिन भारत, कैन यू इमेजिन, 1984 में भारत ने एक फैब यूनिट लगाई थी मोहाली में। 5 साल बाद उसको सेबोटाज करके जला के खत्म कर दिया। 1989 तक वो फैब यूनिट खत्म हो गई थी, और उसके बाद हम कभी उठ ही नहीं पाए। वी वर जस्ट 1 जनरेशन बिहाइंड यूएसए सेमीकंडक्टर बनाने में। ओके, और आज हम कहीं नहीं, फिर से शुरुआत हुई है, लेकिन इट टेक्स टाइम। कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी में टाइम लगता है। और दूसरा जो बहुत सारे लोग नहीं कभी गौर करते हैं, जिसमें अगेन चाइना इनके गर्दन को पकड़ लेगा, वो है सिलिकॉन वेफर, जो कि सेमीकंडक्टर में बनाने में बहुत ज्यादा काम आते हैं। 98.1% जो है सिलिकॉन वेफर जो है वो चाइना प्रोड्यूस करता है। सो ये कहानी जो है बहुत आगे निकल चुकी है, अलग निकल चुकी है। आप कहें चाहे उसको वेपनाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी करने में आप शुरू की जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत फास्ट कर लेंगे, लेकिन जो लंबी रेस की जो प्रोग्रेस है, इट विल टेक टाइम। उन्होंने बहुत ज्यादा वेस्ट ने ट्राई किया कि हम वियतनाम की तरफ चले जाएं, लेकिन क्या है, वो चाइनीज बिजनेसमैन ही है, वहां पे वियतनाम में रन कर रहे हैं फैक्ट्रीज। चले तो आपने अगर उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो आप जाके मैक्सिको में फैक्ट्री खोल लीजिए, उनका टैरिफ फ्री बिजनेस है उनके साथ। सो दीज आर वेरी वेरी मेजर थिंग्स। तो इस पे हमारे को गौर करना है। और अगर आप यूएसए की बात ले लें, तो उन्होंने सबको पकड़ रखा है। अगर अब पुश कर रहे हैं जापान को, कि क्योंकि क्वाड जो है एज ऑफ टुडे ऑन पॉज है, खत्म नहीं हो गया है, ऑन पॉज है। जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप रहेंगे, मुझे लगता नहीं कि इसका उत्थान हो पाएगा। ये कल्चरल क्लब की तरह ही चलता रहेगा। और जो आकुस है, उसमें वो जापान को पुश कर रहे हैं। तो हो सकता है आकुस जाकुस बन जाए, क्योंकि दैट इज अ प्योर मिलिट्री अलायंस। और भारत को भी, जो यू मस्ट बी नोइंग बेटर, भारत को भी इसमें काफी ज्यादा पुश किया गया था कि ये एक आप मिलिट्री अलायंस की तरफ आइए। ये जो आप नेपाल में देख रहे हो, या बांग्लादेश में देख रहे हो, या भारत में जो भी देख रहे हैं आप,
ये इसी पार्ट का हिस्सा है, क्योंकि दे वांट फुट होल्ड, उनको फुट होल्ड चाहिए इस रीजन में। जो पाकिस्तान को इन्होंने इतना खुश किया, एक 15 साल के बाद एक आइस ब्रेक की, किस लिए की उन्होंने? these are the major reasons, and इसके ऊपर अगर हम नहीं गौर करेंगे और नहीं अंडरस्टैंड करेंगे इसको कि कहाँ जा रहा है, तो आई एम नॉट सरप्राइज कि अगर उन्होंने भारत को कहा होगा कि आप हमारे को एक बेस अरुणाचल प्रदेश में दीजिए, लद्दाख में दीजिए, आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज, बिकॉज हम यूएसए उन एरियाज को अच्छे से जानता है, हम उनके साथ एक एक्सरसाइज होती है युद्धाभ्यास, वो करते हैं रेगुलरली इन रीजन्स में, अभी भी खत्म हुई थी थोड़े समय पहले। तो these are the major reasons. आप साउथ कोरिया को ले लीजिए, साउथ कोरिया के अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, यूएसए कभी भी नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि उससे साउथ कोरिया कंट्रोल में रहता है। यूएसए कभी भी सेंकाकू आइलैंड्स जो है उसका इशू को कभी भी रिजॉल्व नहीं होने देगा, क्योंकि जापान जो है उससे कंट्रोल में है। फिलीपींस के लिए या इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो पहुंचे हुए थे वहां पे परेड में, आप देख लीजिए आजकल इंडोनेशिया में क्या चल रहा है, ठीक है? तो दीज आर द मेजर गेम्स, दैट्स व्हाई अभी सेंट्रल एशिया की तरफ उठने वाले हैं कदम, और वहां पे वी विल सी लॉ ऑफ फायरवर्क्स गोइंग ऑन सून। वहां पे इनको निकाला गया है, उनके 2 बेसिस होते थे, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में यूएसए के 2 बेसिस थे, एक 2004 में बंद हो गया था और एक 2014 में बंद हो गया था। तुर्कमेनिस्तान में भी था, वो जो एक हाँ रिफ्यूलिंग बेस था इनका, हाँ, बट दोस अशगाबाद वर द में। प्रॉपर बेसिस, ये एक इनका रिफ्यूलिंग बेस था, हाँ, दोस यहाँ वर पर द रिफ्यूलिंग बेस प्रॉपर था मिलिट्री अशगाबाद में। बेसिस। हाँ या। या तो फिर आप उनकी स्ट्रेटजी देख लीजिए, ब्रिक्स की तरफ देख लीजिए, तो बिल्कुल हाथ धो के ब्रिक्स के पीछे पड़े हुए, चाहे वो ब्राजील हो यहाँ पर 50%। हाँ, यहाँ पर आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला। आई एम सॉरी, आई वांट टू ऐड समथिंग हियर सर, एंड इसको भी जरा कवर करिए। ये जो इंडिया के ऊपर प्रेशर है, देखिए ब्राजील तो खैर उसका हेजेमोनिक रीजन है, उसका अपना रीजन है, तो उसके ऊपर आ रहा है। साउथ अफ्रीका ही डजंट इवन कंसिडर इन दिस गेम। तो उठा के ऐसे लिटरली चले साइड, उसने भगा दिया। इन साउथ अफ्रीका रियलाइज की यार मेरी पोजीशन नहीं है, आई हाँ एम नॉट गेटिंग इनटू दिस। हाँ, इतनी पहुंच है जहां तक वही दिखेगा। ही बैक्ड ऑफ, ही जस्ट वेंट होम एंड ही सेड यार मैं नहीं घुस रहा इसके अंदर। अब आप टारगेट देखो सर, टारगेट 3 कंट्रीज हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, 3 ही कंपेटिटर्स हैं। या एंड यहाँ पर जो लोग इतना बोलते थे कि भाई भारत इज नथिंग, भारत इज नथिंग, भारत इज नथिंग, नाउ यू टेल मी यार भारत कहाँ नहीं है? एब्सोल्युटली। तो बात वही आ गई है कि मेजर जो चैलेंज जो आने वाले दिनों में, ओके, चाहे ये साइडलाइन पे मिल ले, चाहे ये कुछ भी कर ले, थोड़े समय के लिए कोल्ड वॉर भी कोल्ड हो जाएगी, शायद कोल्ड वॉर 2। मेजर इश्यू इज कि किस कब एस्केलेशन जो है, एक छोटी सी चिंगारी जो है वो उसको फुल टाइम एस्केलेशन में ना बदल दे, उसको वर्ल्ड वॉर 3 में ना बदल दे। दैट इज गोइंग टू बी मेजर चैलेंज। और जो चाइना जो है, आई हैव डाउट कि उसके जो मिलिट्री जो लीडर्स हैं वो वहां के शी जिनपिंग जो वन मैन आर्मी जो बना हुआ है, उसको दे आर टेलिंग हिम कि भैया ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आप याद रखिए कि किसी भी डिक्टेटरशिप को कंट्रोल करने के लिए ऑलमोस्ट 40% जो आपके रिसोर्सेज है ना, वो इंटरनल कंट्रोल में ही निकल जाते हैं। आपकी जो पावर जो है वो केवल 60% रह जाती है। वो डरे हुए थे जब ईरान के ऊपर बॉम्बिंग की है यूएसए ने, तो वो डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां की लीडरशिप छुपी हुई थी। एंड जब ट्रंप ने कहा कि हम रिजीम चेंज नहीं करने वाले हैं, नहीं सोच रहे हैं इस डायरेक्शन में, तब जाके वहां के लोगों को सांस में सांस आई। लेकिन वही है बात, क्योंकि only predictable thing about Trump is unpredictable, तो they still could not believe him. तो that is the thing. So इनको मेजर जो डर है वो है रिजीम चेंज का। और दैट इज वाई, अगर आप गौर करें, इसके ऊपर भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था, द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना। उन्होंने सोशल मीडिया
खत्म करके रखा हुआ, बिल्कुल एनग्रोस, मतलब अपना जो है खुद ही का फेसबुक है, खुद ही का क्या कहते हैं व्हाट्सएप है, खुद ही का ट्विटर है, खुद ही सब कुछ अपना है उनका। और जो गवर्नमेंट फीड करना चाहती है, ईच एंड एवरी मैसेज, ईच एंड एवरी आर्टिकल इज मॉनिटर्ड. Government has power to edit the article, okay? और देखें, आप जब तक पढ़ने की कोशिश करोगे तब तक वो आर्टिकल नीचे देखा चेंज होता जा रहा है, ओके? दैट इज द काइंड ऑफ पावर दे हैव. इट इज 3-step प्रोसीजर. कभी इसके बारे में लंबी बात करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है. तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग. और अब यही चीजें जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं. हर डिक्टेटरशिप में वो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं. वो सीसीटीवी कैमरा विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको मॉनिटरिंग चल रही है. हर डिक्टेटरशिप में इस समय पूरे विश्व में आपका सोशल जो मीडिया पे आप पोस्ट कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग चल रही है. लेकिन सैडली यूएसए में भी यही शुरू हो चुका है. अगर आप इस समय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट कुछ लिख रहे हैं, सो यू माइट फाइंड योरसेल्फ इन ग्रीफ. इनफैक्ट जो फॉरेन के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनको क्लियरली बता दिया गया है, इफ यू राइट एनीथिंग अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपको हम यहां से लात मार के भगा देंगे. ये क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट में आया है. तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग देयर. तो आपने जैसे बताया कि अब इनफैक्ट ये चल रहा है ताइवान के ऊपर एक सेकेंडरी ये ओपिनियन ऑलरेडी चल रहा है. तो $400 मिलियन का जो मिलिट्री पैकेज था उन्होंने रोका है. यहां तक बात चल रही है कि लेट अस सैक्रिफाइस ताइवान फॉर द सेक ऑफ चाइना. इस सीरियस तक बात चली गई है. तो इट इज अ वेरी वेरी सैड थिंग कि ये होने वाला है. और तो मेजरली इस समय अनप्रेडिक्टेबिलिटी हैज टेकन बहुत ज्यादा, मतलब एक बिल्कुल अगले छोर पे चला गया है, जिसको किसी के पकड़ करने की बात है ही नहीं. मतलब बिल्कुल पकड़ से बाहर चली गई है बात. सो दैट इज पकड़ तो बड़ा इजी वर्ड है सर. ये तो पता नहीं कौन से प्लेनेट में रहते हैं आजकल. क्योंकि मैं तो भाई टेक ऑफ करता हूँ, लैंड करता हूँ, जब तक देखता हूँ तो काफी कुछ चेंज हो गया. ये कैसे हो जाता है भाई? अरे सर, इनको पता ही नहीं चलता कौन से प्लेनेट में रह रहे हैं ये लोग. एंड देयर समवेयर डाउन द लाइन सर, अभी इंडिया चाइना, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट हुआ जहां पर प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल गए, बड़ा रोडवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया वहां पर. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ये वो सब कुछ फैंटास्टिक. सर चाइना तो अगर हम कुछ अरुणाचल के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट बात भी कर ले तो वहां मेल्टडाउन होता था. मेल्टडाउन मतलब शी जिनपिंग सब बिस्तर से नीचे, कुर्सी से नीचे सब चिल्ला रहे होते हैं वहां पर. यहाँ प्राइम मिनिस्टर जी गए, सर कोई स्टेटमेंट, कोई कुछ नहीं. ये क्या है? ये कौन सी बला है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ये वही जो फेज 1 बताया था आपको, मैस्कुलेटिंग, ठीक है ना? तो याद रखिए कि चीन जो है वो कभी भी भारत का अलाय नहीं बन सकता है. एक कहावत है कि इफ देयर आर टू बारबेरियंस, मेक फ्रेंड्स विद द वन हु स्टेज फार अवे. ओके, तो ये एक बहुत गहरी कहावत है. इसको कोई अगर गौर से सोचे तो अगर आप चीन के साथ में हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो बफर था तिब्बत का वो खत्म हो चुका है. और एक सैड पार्ट है इसमें, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सी चाइना जो है अपनी रेड लाइंस जो है ना बहुत क्लियरली बता देता है. भारत हम लोग नहीं बता पाते. तिब्बत उन्होंने कहा ये रेड लाइन है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान ये रेड लाइन है, ताइवान ये रेड लाइन है. आप ऐसी एक रेड लाइन मेरे को भारत के बारे में बताइए कि कितने इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, कितने इंटरनेशनल एप्स हैं जो भारत में अवेलेबल हैं. उसमें आप भारत का मैप देखेंगे अगर, तो चीन का मैप जो चीन बता रहा है वही है, लेकिन भारत के मैप में वो ऊपर से पीओके को कट कर देंगे, उधर से अरुणाचल के ऊपर एक डॉटेड सी लाइन बना देंगे. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन.
क्योंकि अगर आप भारत में इतना पैसा, क्योंकि हर पब्लिकेशन जो है हजारों लाखों करोड़ यहाँ भारत में बना रही है, तो योर मैप इंडिया में केवल एक, हम क्या होता है गूगल में आपको कहते हैं अरे गूगल मैप में मैं गया था तो वहां पे लद्दाख में पकड़ रहा था, तो उसमें जो लद्दाख को इंडिया में नहीं दिखा रहा था। So that is one part we have to be very very strict. ये क्या है, ये this is a red line. Now coming back to this episode जो आपने बताया, याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश जो है ना, ये कभी भी चीन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, उसका ऐसी कोई स्ट्रेटेजिक उनके लिए वैल्यू नहीं है। सो इनफैक्ट चीन का ये प्रिंसिपल रहा, शुरू से प्रिंसिपल रहा है कि व्हाट इज माइन, व्हाट इज योर्स इज नेगोशिएबल। ओके, तो अब आपके पास अरुणाचल प्रदेश है, हम इसके ऊपर निगोशिएट करते हैं कि आप हमारे को लद्दाख पे दीजिए ना जो हम मांग रहे हैं, क्योंकि दैट इज अ major strategic position for them. That is in fact G जो 459 जो पास करता है अक्साई चिन से, वो दैट इज आवर लैंड, और उसको उनको कनेक्ट करने के लिए लद्दाख और तिब्बत और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान को कनेक्ट करने के लिए उनके पास कोई हाईवे ही नहीं था। सो दैट इज वन बिग थिंग दे हैव गॉट देयर, बट दैट इज आवर लैंड। तो दीज आर द मेजर थिंग्स। तो उनको नहीं चाहिए, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको परेशान करते रहेंगे, अरुणाचल प्रदेश को परेशान करते रहेंगे, लेकिन उनका जो मेजर जो एम है कि आपको जो हमने वहां पे मांगा हुआ है लद्दाख पे वो हमें दीजिए, और we will be friends, but they can never be friends. Let me tell you this, because a major हाँ, power, हाँ, वो तो सर यूनाइटेड ट्रैप तो घुसेगा बीच में, यस, उसका तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। या तो बहुत क्लियर है, वो बहुत शुरू से क्लियर है। ये हमारे कुछ भाई लोग हैं जो भटक जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमारी दोस्ती हो जाएगी चीन से। आप उनके साथ एसोसिएट हो सकते हैं कि बिजनेस टर्म्स चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, पर आप सोचे कि उनके ऊपर हम ब्लाइंडली फेथ कर लें या वो हमारे अलाय बन जाएंगे और देन वी विल रूल द रूल्स, तो वो नहीं होने वाला। तो इनफैक्ट भारत में काफी ज्यादा उसके ऊपर समझ है, हमारे जो काफी डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो मिलिट्री लीडर्स हैं, उनको काफी ज्यादा समझ है। अदरवाइज जो हम 175 शिप्स नेवी की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं और 200 हो जाएगी 2035 तक क्यों बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सी हमारा एम्बिशन इज नॉट कि हम जाके साला पैसिफिक में लड़ाई युद्ध लड़ें, हमारा है कि इंडियन ओशन को हम किस तरह से कंट्रोल करें। लेकिन वो चीन का उद्देश्य वो नहीं है, वो पीसफुल राइज की बात उनका वो कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि 397 शिप्स बना के आप तैयार हैं, आपका फुजियान का ट्रायल्स चल रहे हैं जिसमें F-35 भी लैंड कर रहे हैं, ईमॉल्स लगा हुआ उसके ऊपर, KJ-600 लैंड करना शुरू कर गया। तो ये क्या इसके मतलब दिवाली की तैयारी थोड़ा चल रही है भाई, ये तो युद्ध की तैयारी चल रही है। तो आप फर्स्ट आइलैंड चेन से बाहर निकल के ऑपरेट करना चाहते हैं, तो ये मेजर चैलेंज है, और ये यूएसए के लिए मेजर चैलेंज है। वो तो आपको जो मैंने एक 3 स्तंभ बताए थे, 3 पिलर्स बताए थे, और उसके एसोसिएटेड एक पिलर बताया था, दैट इज द पिलर ऑफ एसोसिएट्स, दैट इज द पिलर ऑफ अलायंसेस। उसको जो है मेजर झटका दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो दैट इज आपका ठीक है, काम करने का तरीका बड़ा अजूबा होगा, लेकिन आपने एक झटके में जो 25 साल से भारत के साथ यूएसए संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, 44 आपने हमारे साथ पैक्ट किए हैं, साइंस टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट 3 पे ही किया है, वो अलग चीज है। और तो लेकिन आपको 25 साल लग गए कि कुछ आपने यहाँ पे हमारे साथ कुछ संबंध बढ़ाए। आप हमारे भारत में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था भारत का यूएसए के अंदर बहुत लो था, फिर आप उसी वापस विद इन 8 मंथ्स जो आपने 25 साल में काम किया उसको धाराशाही कर दिया। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेट एंड वॉच। आप 3 साल 4 साल वेट करिए, भाई साहब जाएं और कोई नए आए, तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि इस समय इन्होंने आप यूरोप को देख लीजिए, जो बिहेवियर यूरोप के साथ किया है, तो मतलब लॉन्ग टर्म अलाय एंड
ऐसी दोस्ती आ रही थी कि गड्डी मैं ही चलावांगा. That is a kind of friendship, and forget about friendship, the alliance. Because if you have to take on, again we will go back to world wars. अगर अलायंसेस नहीं होते उस समय वहां पे, तो आप जर्मनी को हरा नहीं सकते थे. आपकी सबकी हवा टाइट कर रखी थी, खत्म ही था पूरा यूरोप. तो that is the power of alliances, and that is why it is, I'm saying it is a mini pillar in these three pillars. तो ये it is a tough time, but nothing can stop India's rise. चाहे H1B वीजा बंद कर दें, चाहे 1 लाख लगा दें उसके ऊपर, या whatever you do, because अगर आपके पास कैपेबिलिटी, और याद रखिए कि जो मेजर्स पावर हिस्ट्री में रह चुकी हैं, वो एक डिप आता है, ऐसे लाइक अ साइन कर्व. तो कभी वो डिप में नीचे हैं, तो उसके बाद वो ऊपर भी आएंगी. हर देश अपने को ग्रेट कहता है, बट हर देश ग्रेट नहीं होता है ना. वो हिस्टोरिकली ग्रेट रहा है, और हो सकता है आने वाले टाइम में भी नहीं रहेगा, क्योंकि गेटिंग कैपेबल लीडर्स, getting these three pillars what I've talked about, it is very important. And आप हिस्ट्री में देख लीजिए तो हर देश जो है वो उठा ही इसीलिए है क्योंकि ये 3 पिलर्स और उनके बीच में खड़ा है कैपेबल लीडर. That is what is makes a country great. So nothing can stop us. Yeah. Yeah, it's very it's very interesting that we are in a very, I would say, geopolitical sweet spot. बड़े इंटरेस्टिंग स्पॉट. Absolutely. और यूएसए ने बड़ी समझदारी के साथ इसको अंडरस्टैंड किया था कि अगर पूरे इंडो पैसिफिक में कोई देश है जो आगे जाके चीन को चुनौती देगा, और ये चीन ने भी समझ लिया था. बाय द वे, दैट इज व्हाई जो एक्शन हमारे चारों तरफ चल रहा है, वो दोनों ने समझ के ही किया है कि अगर आप को चुनौती देनी है अगर, तो वो साउथ कोरिया नहीं दे सकता है, वो जापान नहीं दे सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं दे सकता है, वो केवल भारत दे सकता है. तो आपको समझदारी से काम लेना चाहिए था, क्योंकि याद रखिए कि भारत एक डेमोक्रेसी है. यहाँ पे आप एक छोटा सा एक अमेरिकन सेंटर बना दीजिए, तो ऐसी लोग चिल्लाने लग जाएंगे आप अमेरिका के चमचे बन गए. तो यू कांट से कि हमारे को एक बेस दे दीजिए या आप हमारे साथ वॉर लड़ने लग जाइए. यू कांट से दैट. तो आपको समझदारी से काम लेना चाहिए था. देयर आर अदर वेज, अलग अलग तरीके उसमें काम करने के. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, कि भाई आप समझदारी से काम लें. तो दैट इज द थिंग. So absolutely sir, that is true. The main game. But अभी जो है आगे आने वाला गेम जो है वो सेंट्रल एशिया है. So we have to keep very close watch on Central Asia. और क्योंकि जिस तरह की ये स्प्रिंग रेवोल्यूशंस हुई हैं, वहां पे क्या होने वाला है उसको देखना पड़ेगा. ये सबसे बेस्ट तो सर ये है कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि जहां पर भी चाइना का इन्फ्लुएंस है वहां पर प्रोटेस्ट होगा, तो ध्यान रख लो. That's it. बॉटम लाइन वो है, जहां पर चाइना इन्फ्लुएंस है प्रोटेस्ट विल हैपन. Yes. वो है. इनफैक्ट हाँ, मैं ये कह रहा था कि नेपाल का भी अगर आप देख लें तो किस सिस्टमैटिकली नेपाल को खत्म किया गया है, इसके ऊपर कभी बात करेंगे. लेकिन इट इज वेरी सैड. इट इज वेरी सैड कि किस तरह से विद इन, ये तो अब चलो छोड़ दो, आपकी विद इन 48 आवर्स गवर्नमेंट कैसे गिर सकती है, किसी इतने बड़े देश की गवर्नमेंट एक विद इन 48 आवर्स गिर गई खत्म. तो इट इज नॉट दैट सिंपल. ओके, तो इसमें इसके पीछे वहां के जो ओरिजिनल जो किंग थे उनका जो मर्डर हुआ था, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं. और तो भारत को बहुत सजग रहना है इन सब चीजों से, क्योंकि अगर ये वहां हो रहा है तो याद रखिए कि छोटे छोटे प्रांतों में कुछ कुछ हो सकता है. उसके हमें बहुत सजग करना है उसके. ये वो तो बात एकदम सही है सर. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, एंड नथिंग हैपेंस ओवरनाइट. ऐसे तो कभी कुछ होता है. On that note, sir, thank you so much. Always a pleasure आपसे बात करके. मैं तो आपको बोलूंगा, ऑनलाइन ही बोल रहा हूँ, let's get ready for the next conversation for Central Asia and ये वाली चीजों में.
कुछ या काम या मैंने या भी आई किया एम है। वेरी एक्साइटेड क्योंकि काफी कुछ होने वाला है वहाँ पे अगले क्योंकि दिन। वहाँ पर ये बागराम एंड दिस एंड दैट रियली कनेक्ट्स टू दैट गुड ओल्ड यस, तापी पाइपलाइन। यस, यस, एक यस, पाइपलाइन इस यस। तरफ से, एक पाइपलाइन उस तरफ से कंट्रोल द सेंट्रल एशियन ऑयल ऑयल एंड गैस सो दैट एक तो चाइना तो का बीआरआई बंद करो और आई थिंक वी शुड वो टॉक आपने अबाउट पोलैंड पोलैंड के साथ देख ही लिया जो जैसे जिस तरह से वहां से मैंने एक कल जो कल पॉइंट कवर खत्म करा है किया। दोपहर में एग्जैक्टली यस। पोलैंड को एंड देयर इज अ 68 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट ब्लैक रॉक इज स्टार्टिंग टू डू 68 ट्रिलियन Wow. Wow. I heard billion. Man, got नहीं trillion. नहीं ट्रिलियन Oh, wow. Wow. ठीक Oh है my God. वी शुड हैव दिस कॉन्वर्सेशन and this is Yes. going to be very interesting. On that note, sir, thank you. Always a pleasure talking to you. Yeah. And Thank you so much. Bye-bye. Namaskar. catch up Sat with Sri you Akal. very Jai soon. Hind. Yeah. Thank you. Audience request hai, please like, subscribe, and of course, if you can, contribute towards the channel. Namaskar.